आईना 24 के सभी दर्शकों को हमारा आदाब, नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश में चल रहे कुछ ज्वलंत मुद्दों पर अगवानपुर नगर पंचायत के बेहद संजीदा सोच रखने वाली शख्सियत से, जो कि पूर्व प्रधान रह चुके हैं और अपने देश और समाज के प्रति एक अच्छी सोच रखते हैं, और उस शख्सियत का नाम है हाजी फराइम अहमद। हम बात करेंगे वक्फ संशोधन बिल पर, बात करेंगे धार्मिक कट्टरता पर, लव जिहाद और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर। तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक इस वीडियो में और जानते हैं हाजी फराइम से इन मुद्दों पर उनके क्या है विचार। आधा गौड़ हाजी जी, और कैसे मिजाज हैं आपको? तो हाजी जी, मैं आज के कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे आपसे मैं बात करना चाहूँगा, जिन पर, और जैसे कि आपकी शख्सियत है और आप एक अच्छा अपना यहाँ समाज में और नगर पंचायत में अच्छा वो रखते हैं, तो कुछ मुद्दे आजकल ऐसे हैं कि बहुत तेज़ी से मीडिया में भी छाए हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले है वक्फ बोर्ड का जी। मैं वक्फ बोर्ड के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। गवर्नमेंट हमारी ये चाहती है कि इसमें उसने कुछ संशोधन किए हैं, और वो संशोधनों के अनुसार उनका कहना ये है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनों का जो दुरुपयोग भूमाफिया टाइप के लोग कर रहे हैं, भूमाफिया हर वर्ग में है, तो उसका वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीबों को उनका हक नहीं मिल पा रहा है। सरकार कहीं चाहती है कि इस चीज़ को दूर किया जाए, और उसने इस बिल में कुछ संशोधन किए हैं। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो आपने बात रखी, मैं समझता हूँ ये ज़रूरी है, और ये वक्त की ज़रूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि वक्त का बहुत सारी जगह पे वक्त के ही जो यानी कर्मचारी बोल सकते हैं या कमेटियाँ बोल सकती है, उनके द्वारा कई जगह ऐसा है कि दुरुपयोग हुआ है। लोग वक्त को कब्जा कर लेते हैं या वो बर्बाद पड़ी हैं अभी तक, आज तक। या आप क्या चाहते हैं, मतलब ये इन चीज़ों में संशोधन होना चाहिए या नहीं? देखिए, हाँ। ये डिबेट एक ऐसी है हाजी जी कि अगर हम 2-3 घंटे भी करें तो शायद वो समय कम पड़ जाएगा। इसलिए मैं मोटे तौर पे आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसका जो विरोध लोग कर रहे हैं जी, उसके पीछे उनकी राजनीतिक मंशा है या क्या है, या कुछ उसमें है कुछ ऐसा जिसमें विरोध करना चाहिए? किस मुद्दे पर लोग विरोध कर रहे हैं, इस बारे में क्या बताएंगे? हाँ, इस बारे में मेरा कहना यह है कि जब किसी प्रॉपर्टी या किसी सिस्टम को अगर उसमें कोई बदलाव करना है, तो जो उसके रखवाले हैं, जिनको संवैधानिक रूप से वो मानी जाती है जी, उस कमेटी या उस शख्सियत को या उस धर्म के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना जरूरी है, उनकी राय लेना जरूरी है। आपकी बात बहुत अच्छी है और यही हमारी सरकार की मंशा भी है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस चीज़ का फार्मूला अभी सार्वजनिक नहीं हुआ, उस बिल के बारे में पूरी स्टडी लोगों ने नहीं की है, और उस स्टडी को करने से पहले ही उसका विरोध करना कहाँ तक ठीक है? क्या ऐसा नहीं लगता आपको इसमें राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं लोग? नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये जब पक्ष और विपक्ष की लड़ाई होती है तो अक्सर ये होता है कि अगर जायज़ है तब भी, नाजायज़ है तब भी। लेकिन यहाँ वक्त में ये बात आपको माननी होगी कि जो वक्त के रखवाले हैं या जिससे संबंधित है, उसको बीच में लेकर के संशोधन तभी हो सकता है, बेहतर रहेगा, और तभी करना भी चाहिए। अभी जैसे जेपीसी में ये मामला गया था जी, और एक होड़ लगी थी तमाम हिंदू समाज में भी, मुस्लिम समाज में भी, कि भाई इसको जो है वो कुछ उनका क्यूआर वगैरह था, तो उस पर कुछ करना था। तो क्या आपको लगता है ये इन चीज़ों से बिल पे कोई प्रभाव पड़ने वाला है, या उसमें कोई संशोधन हो जाएगा, कुछ अलग से कुछ हो जाएगा? नहीं, फिलहाल तो ये है कि आपको जानकारी होगी, ये रोक दिया गया है जी। फिलहाल तो पीछे हट गई है सरकार इसमें, और हम लोग तो स्वागत करेंगे पक्ष का भी और विपक्ष का, दोनों का, क्योंकि जितना वक्त समय बर्बाद होता है, धरना प्रदर्शन, जगह जगह रोड जाम, उससे हमारी करेंसी को नुकसान पहुंचता है और बहुत सारे विवाद लटकते हैं। अच्छा, चलिए आज दूसरे विषय पे और बात करता हूँ आपसे, समय क्योंकि आपका भी कीमती है, और मैं उसको देखते हुए उस लिहाज से मैं कहूँगा कि जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी धार्मिक जुलूस हो, किसी का भी त्यौहार हो, हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, तो जिस प्रकार से अराजकता देखी गई है,
कुछ दिनों से, पिछले कई वर्षों से देखती चली आ रही है, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि कुछ मुसलमान भी बताते हैं कि हमारी गलती नहीं, गलती अपनी तो हर कोई भी नहीं बताता है, और हिंदू भी उस चीज़ को देखते हैं, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है और दिख रहा है मीडिया में, कुछ किसी से भी छुपा नहीं है, तो ऐसी स्थिति क्यों है? मेरी समझ अपनी ये कहती है कि कुछ लोग तो जानबूझकर ऐसे शो से या ऐसे डायलॉगबाजी करते हैं जिससे कि वो चाहते हैं कि हम जल्दी चर्चित हो जाएं, पॉपुलर हो जाएं, फेमस हो जाएं, और कई जगह उन चीज़ों से बहुत नुकसान पहुंचता है। जैसे मैंने बताया कि जब हम एक दूसरे के अपोजिट आते हैं, टाइम बहुत ख़राब होता है, धरने, प्रदर्शन, मार काट, कानूनी लड़ाइयाँ, उसमें वक्त बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है, जिससे हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचता है। और कई बार ऐसा होता है कि सरकारें भी एक दूसरे, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, एक दूसरे से फ़ायदा उठाने के लिए भी कई बार ऐसे मौक़ों की तलाश करते हैं। दरअसल कुछ मुद्दे ऐसे हैं, मैं बहुत बेबाकी से, जिस तरह आप जवाब दे रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा हाजी जी, कि अभी कुछ मामले समाजवादी पार्टी की ओर से सामने आए हैं। जैसे कि अभी नकली नोटों का एक रैकेट पकड़ा गया है, और उससे पहले कई रेप के और इस तरीके के मामले सामने आए हैं। पार्टी तो अपनी तरफ से सफाई देती है, लेकिन ये ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या इस पे जो योगी सरकार एक्शन ले रही है, आपकी नज़र में वो क्या है? क्या चाहते हैं आप? कैसे, मतलब किस नज़र से देखते हैं? योगी सरकार की एक चीज़ की तो तारीफ करनी होगी, जो गुंडागर्दी, जो बदमाशी थी, उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। कंट्रोल। लेकिन जो महिलाओं के साथ जो दुरुपयोग हो रहा है, यानी उनके साथ थोड़ी देर को कह सकते हैं 76 के 54 के इस तरह के, ये मामले अभी काफ़ी हद तक बाकी हैं, बहुत हैं। उसमें कई बार होता है कि लोगों पे फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ लोग नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। ये कि आज दुनिया भर में मुसलमान को शक की नज़र से देखा जाता है, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि अगर आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उसमें अगर 10 होते हैं तो 7 कम से कम मुसलमानों की संख्या होती है। गलत कामों में, जैसे कि अभी नकली नोटों का एक रैकेट पकड़ा गया, तो इसमें इन्वॉल्व अगर देखा जाए तो अधिकतर मुसलमान, और उनके तार ISI या जैसे कि PFI से जुड़े मिलते हैं। ये चीज़ें देश के लिए बहुत घातक हैं, और कोई भी देशभक्त इन चीज़ों के लिए एग्री नहीं कर सकता कि इस तरीके की गतिविधियां हमारे देश में चलाई जाएं। इस मुद्दे पे आपका क्या कहना है? इसमें मेरी अपनी राय ये है, और जो मैं समझता हूँ कि शायद ठीक हो, अगर फिर भी कोई मेरी गलती हो तो मैं उसे चाहूँगा कि मुझे बताइएगा। मेरा अपना मानना यह है कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई, ये अमेरिका या यूरोपियन कंट्रियों ने जानबूझ के एक अरबों का माहौल ख़राब करने के लिए, वहाँ एक शिया सुन्नी या इस तरह का एक टेरर टाइप का एक माहौल बनाने के लिए, एक तरह से जैसे कहते हैं कि सोशल मीडिया या मीडिया के द्वारा एक प्रोपेगेंडा चलाया गया पूरे वर्ल्ड में, जिसको बीच में दिया गया इस्लामोफोबिया के नाम से। अब एक दिन भी मनाया जाने लगा है, जो साल में एक बार अभी आया, पास हुआ है पीछे कई साल पहले UN में। तो दूसरा, हमारे यहाँ कुछ कमियां ऐसी हैं जो आज शिक्षा की वजह से बहुत सारी जगह ऐसी कमियां मिलती हैं। नहीं, ये देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूँगा, कई लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी या उग्रवाद में या किसी अन्य ऐसे मामलों में जेलों को गए, और ऐसे भी लोग हैं जो 24 साल बाद छूटे और निर्दोष थे। देखिए, मैं बताऊं हाजी जी, जैसे कि आपने कहा शिक्षा का अभाव, मैं मानता हूं आपकी बात। शिक्षा के अभाव में जो क्राइम होता है वो इस लेवल का नहीं होता। अब जैसे कि रेल पटरियों पे सिलेंडर का पाया जाना या डेटोनेटर का पाया जाना, और उसमें मुस्लिम समाज का इन्वॉल्वमेंट, क्या आपको नहीं लगता इससे एक मुस्लिम समाज जो एक बड़ा अच्छा धर्म है, और मैं भी बहुत इज्जत करता हूं धर्म की, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, तो आपको नहीं लगता इससे हमारे इस मुस्लिम कौम पर ये दाग हैं ऐसी घटनाएं? मैं खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है। शिक्षा ही वो चीज़ है जो जमाने की रोशनी देती है। शिक्षा पर मुझे याद आया, आपने देखा होगा कि बहुत से जो टॉप क्लास आतंकवादी पकड़े गए हैं वो अधिकतर इंजीनियर या डॉक्टर निकलते हैं। तो इस चीज़ को हम नहीं कह सकते कि वो विदेश में पढ़ के आए हैं या इंडिया में पढ़े हैं, उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाइयाँ की हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं। तो कई घटनाएं ऐसी भी हुई हैं जिसमें जो अच्छे लेवल के बड़े आतंकवादी हैं वो इतने शिक्षित होते हैं। तो इसलिए हम कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा इस चीज़ की जिम्मेदार है? बताया कि कई लोग, एक नहीं, मैं समझता हूँ कि सैकड़ों लोग, आप देख लीजिए, कोई यूट्यूब पे देख लीजिए,
कि सैकड़ों लोग वो हुए हैं कि 12 साल के बाद, 8 साल के बाद, 18 साल के बाद, यानी 24 साल तक में लोग छूटे जो बाद में बेगुनाह साबित हुए हैं। कई बार ऐसा होता पुलिस शक में या किसी कारण या कुछ जानकारियां ऐसी बीच में गलत होती हैं, या कहीं लोग कानून को मिसगाइड करते हैं, उससे जो पेपर हैं वो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ होती है। कई बार जो बीच वाले लोग हैं वो गलत सूचनाएं देते हैं। देखिए हाजी जी, आज जो है डिजिटल ज़माना है, जो भी चीज़ है ऑनलाइन है, हर समय इधर घटना होती है इधर सामने आ जाती है। हर जगह सीसीटीवी और ये समस्याएं पहले आई होंगी, बिल्कुल आई होंगी, और ऐसा हुआ भी है। लेकिन कई बार अदालत को भी गुमराह करके गलत फैसले हुए हैं, तो उसका संशोधन भी हुआ है, उसका सुधार भी हुआ है। सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर, छोड़े गए हैं। तो ये चीज़ एक अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जैसे लव जिहाद का बहुत तगड़ा जिक्र चलता है, कहीं भी जाइए तो इस तरह की घटनाएं। देखिए, हिंदू मुस्लिम विवाह बहुत एक ज़माने से होते आए हैं, स्वेच्छा से विवाह होना, क्योंकि विवाह हम हिंदुओं में, हिंदू परिवारों में या हिंदू धर्म में विवाह एक बहुत ही पवित्र बंधन माना जाता है और उसी विधि विधान से होता है। तो विवाह एक बहुत ही पवित्र चीज़ है। तो इसलिए विवाह हिंदू हो या मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, क्योंकि हम तमाम धर्मों को रखने वाले मतलब देश में हैं, तो वो कोई बुराई नहीं है। लेकिन बुराई जब होती है जब ये पता चलता है कि उसने छद्म नाम से और उसने पहले प्यार किया और उसके बाद में जिसको लोग अब लव जिहाद कहने लगे हैं। तो ये चीज़ें जो आ रही हैं सामने, इस पे कुछ बताइए, आप क्या कहेंगे? मैंने क्या बताया कि जो आपने उस तरफ बात की, तो वो तो मैंने आपको बताया कि हमें यानी इंसान को, खास करके भारतीय नागरिक को कानून पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। उसी भरोसे के तहत अदालत इतने टाइम के बाद हो चाहे, लेकिन उसको एक निर्दोष जान करके बरी कर रही है। अब आ जाता है लव जिहाद वाला मसला। लव जिहाद वाले मसले में देखिए, कुछ तो सच्चाई होती है जरूर। किसी चीज़ का अगर या कोई चीज़ उजागर होती है तो ऐसा नहीं कि वो सारी चीज़ें गलत हो जी, बल्कि कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो शरारती तत्व हैं कि कुछ महिलाओं से, कुछ लड़कियों से जो गलत तरह से उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनको झूठ बोलते हैं, उनके साथ धोखा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मीडिया का देखा जाता है, मीडिया एक छोटी सी बात को पकड़ कर इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना देती है, उसका कई दिन तक डिबेट उसी भी चलती है, जबकि जिस चीज़ पे हमारी चलनी चाहिए वो मुद्दे गायब रहते हैं। दरअसल उन मुद्दों पे ये मुद्दे हावी हो जाते हैं, जैसे किसी जुलूस पे पत्थरबाजी की घटना होती है। तो ऐसे मुद्दे, क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे यहाँ जो ऐसी चीज़ों को गायब रखने के लिए, ऐसी चीज़ों को दबाने के लिए अराजकता फैलाते हैं और वो इस बहाना ढूंढते हैं? क्योंकि जहाँ तक अधिकतर ये देखा गया है कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी कहीं पर भी जहाँ है मिक्स रूप में, वहाँ कहीं भी आपस में झगड़ा और फसाद आसानी से नहीं होता। लेकिन क्या कारण है कि फिर भी जुलूसों पे पत्थरबाजी हो जाती है, या कोई और ऐसे कमेंट्स या ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनसे हमें सभी को शर्मिंदा होना पड़ता है, जो एक अच्छे शहरी हैं, अच्छे हिंदुस्तानी हैं। तो इन चीज़ों पे आप क्या कहेंगे? इस पर रोक लगनी चाहिए, इस पे ध्यान देना चाहिए, और एक ऐसी चीज़ जो कि हमें कलंकित करती हो, ऐसा जो विश्व भर में जो हमारी कौम को बदनाम करती हो, ऐसी घटनाओं से हमें बाज आना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, मैं तो विशेष रूप से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी कानून व्यवस्था को बड़ी बेहतर तरह से मैं समझता हूँ कि कई जगह हमें बहुत फ़ायदा मिला है, बहुत अच्छा लगा है कि इन चीज़ों के लिए जो बेहतर उपाय हो सकते हों अधिकारियों, क्योंकि वो वही दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। बहुत बेहतर उपाय में उन्होंने जो माफिया हैं उनके लिए बुलडोजर का इलाज निकाला था, उस पर कितना विरोध हुआ? नहीं, बुलडोजर का देखिए दो बातें हैं। एक तो कानून जो संविधान है हमारा, वो ये कहता है कि जब मुलजिम या मुजरिम साबित हो जाए, वो कोर्ट कहे तभी कर सकते हैं, कोर्ट से अनुमति लेकर के। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सरकार को डायरेक्ट पावर होती है। अगर डायरेक्ट पावर है, संविधान में है, और वो आदमी सामने वाला इस तरह का है, तो उसको कोई रोक नहीं होनी चाहिए। जो आदमी कह सकते हैं कि समाज में जहर फैला रहा है, वो सबका दुश्मन है, सबका दुश्मन, वो ना कि किसी एक का। लेकिन अगर कोई संवैधानिक रूप से, अगर मान लीजिए मेरे खिलाफ कोई मुकदमा होता है और मैं कोशिश करता हूं कि मैं डायरेक्ट अदालत से। अच्छा, पिछले कार्यकाल में जी जो बीता है सरकारों का, बीजेपी सरकार का, वो आप क्या समझते हैं कि जो भी इन्होंने फैसले लिए हैं, क्या आपको कहीं लगता है उसमें मुसलमानों को छोड़ा गया है?
देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले कही बात कि जो राजनीतिक लोग हैं जी वो अगर खाना भी खाते हैं तो अपना मतलब ये देखते हैं कि बेनिफिट हमारा कहाँ पर है। जी जैसे कि आज राशन बट रहा है, सबको बराबर बट रहा है, जी सबको बराबर बट रहा है। अभी जो कॉलोनियों का सिस्टम खास करके विशेष रूप से क्योंकि हमारी नई नगर पंचायत है, तो यहाँ मुझे लगता है कि 2200 के या 2000 के लगभग कॉलोनी होने जा रही है, पार करने जा रही है या हो जाएंगी। तो सबको बराबर है, और बल्कि मैं समझता हूँ कि अगवानपुर नगर में तो मुस्लिम परसेंटेज को शायद ज़्यादा है, आबादी के हिसाब से परसेंटेज को ज़्यादा है। अच्छा तो इसमें तो नहीं है, लेकिन जो डायलॉग बाजी होती है, चाहे अपने वोटर को लुभाने के लिए हो या चाहे अपने आप को चर्चित करने के लिए, वो डायलॉग बाजी जो है वो कहीं ना कहीं दिलों में फर्क पैदा करती है। आजकल एक चीज़ बहुत मीडिया में भी छाई हुई है और बहुत वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों में इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं कि हमें सभ्यता के अनुसार कहने में भी शर्म आती है। आपको पता ही है कि उसमें कहीं यूरिन, कहीं कुछ इस तरीके की घटनाएं। इन घटनाओं पे जो ये घटनाओं को अंजाम देते हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? इस बात पे, इन घटनाओं पे क्या कहना चाहोगे? थोड़ा सा जरा खोल के बताएं। जैसे कि अभी बहुत से वीडियो वायरल हुए हैं और दिखाए गए हैं कि उसमें यूरिन करके उसने जूस वाले ने उसमें रख लिया, और अभी एक वीडियो और भी वायरल हुआ है जो वो 7 मज़हब के लोग थे, एक ही कमरे में रहते थे, 7 अलग अलग मज़हबों के लोग थे, उसमें और डिटेल तो नहीं है, और वो यूरिन तैयार करके रखते थे और सुबह को वो जूस में मिलाते थे, और उन्होंने अपने जुर्म का इकबाल किया है। तो ऐसी घटनाएं और भी हुई हैं देश में, कहीं थूकने का, कहीं इस तरीके का जो वीडियो वायरल हुए हैं। देखिए सर, ये एक ऐसी सच्चाई है, क्योंकि ये आईना है, कैमरा है, जो देखता है सच्चाई उगलता है, तो इनको झुटलाया तो नहीं जा सकता। लेकिन मैं इन लोगों के लिए, इनकी सोच पे मैं आपका विचार जानना चाहता हूँ। क्या इनका विचार है, क्यों ऐसा करते हैं ये लोग, क्यों कौम को बदनाम करते हैं? अगर कोई भी ऐसा करता है, चाहे वो किसी धर्म से, किसी बिरादरी से हो, वो बहुत गलत है और बहुत गलत है। और इन चीज़ों को लेकर के कानून ने इनसे सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि हर आदमी को अपना धर्म, अपने धर्म पर बात करने का, अपने धर्म को अलाउ करने का उसे अधिकार है हर तरह से। और मुझे लगता है अगर इस तरह का है तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाली घटना, चाहे किसी के लिए। हाजी जी, बड़े जो चर्चित मुद्दों पर हमने आपसे बात की और बहुत बेबाकी से आपने हमें जवाब भी दिए। मैं लास्ट में आपसे कहना चाहूँगा कि अपने देश के लिए, अपने देश की जनता के लिए आप क्या संदेश के रूप में क्या कुछ कहना चाहेंगे? और ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, हम सब ने मिलकर के इस ओर सोचना चाहिए। मैं देश की जनता से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूँगा, ख़ास तौर से उन नौजवानों से जो अब जिनके कंधे पे देश की कमान रहेगी, कि आपस में भाईचारा बना करके रखें। जिस तरह से हम रहते चले आए हैं, जिस तरह से दूसरे मुल्क तरक्की करते जा रहे हैं, हम भी मिल करके, सब मिल करके मेहनत करें, मिल करके भाईचारे से रहें, और संवैधानिक जितनी जिसको इजाज़त दी है वो उसके तरीके से अपने अपने धर्म को फॉलो करें, भाईचारा बनाए रखें, देश की तरक्की के लिए जो बेहतर हो सके वो करते रहें। बहुत बेहतर, शुक्रिया।